नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। तो उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जनसंवाद से इस बार उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा। जी हां, उत्तराखंड सरकार यानी कि धामी सरकार पार्ट 2 अगले महीने बजट पेश करेगी। और इस बार का बजट इसलिए खास होगा क्योंकि इस बार का बजट सरकार जनप्रतिनिधियों के साथ हर वर्ग के लोगों से कई माध्यमों से मिले सुझाव के जरिए बनाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी सरकार के पास पहुंचे हैं और जनता से आए सुझाव के बीच सरकार को उन चुनौतियों का भी ख्याल करना है जो बजट के लिए बहुत जरूरी है। राजस्व घाटे की भरपाई करके 15वें वित्त आयोग ने राज्य को बहुत बड़ी राहत दी है और इससे राज्य सरकार को 5 साल के लिए 28,147 करोड़ मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के कई प्रतिनिधि समूहों की ओर से बजट पर संवाद कार्यक्रम के दौरान मिले सुझाव के आधार पर सरकार आमजन का बजट तैयार करेगी। तो वहीं प्रतिनिधि समूहों के सुझावों को शामिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुसार उत्तराखंड का वर्ष 2025 तक का देश का आदर्श अग्रणी और विशेष राज्य बनाने यानी कि सीएम धामी ने फिर अपने अनोखे अंदाज से साबित कर दिया कि वो जनता के हितों को बराबर ख्याल में रखते हैं। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बजट ऐसा पेश करेंगे कि अगर उत्तराखंड पर 74,000 करोड़ का कर्ज ना उतारा तो बढ़ेगा भी नहीं। खर्च कम करके राजस्व को बढ़ाने वाला बजट पेश होगा। और एक तरफ जहां सीएम धामी के इस पहल से जनता खुश है तो वहीं अन्य राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की जनता से पूछकर बजट बनाने की प्रथा शुरू की थी और जिसे बीजेपी कॉपी कर रही है। वहीं क्षेत्रीय दल यूकेडी का कहना है कि बीजेपी ने 2017 में कहा था कि कांग्रेस ने उत्तराखंड को 45,000 करोड़ का कर्जदार बना दिया है और जिसको हम उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जून में बजट पेश होना है जो जनप्रतिनिधियों और जनता के अलावा हर तबके के कारोबारियों की राय के बाद तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से लेकर राजधानी देहरादून तक बैठकों कर रायशुमारी कर चुके हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट होने वाले जो बजट पेश होगा उसमें जनहितों को कितना ध्यान में रखा जाएगा। क्या चाहिए? हम तो बस यही चाहेंगे कि हमारा ये जो महंगाई हो रही है वो कम हो जाए और इससे ज़्यादा महंगाई ना हो कि इससे सिलेंडर पे रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल पे बढ़ गए हैं। तभी तो हमारे हित में होगा जब हमारे हित में कुछ होगा तो। मेरा अपना जो मानना है कि गवर्नमेंट अगर पब्लिक से पूछना चाहती है तो पब्लिक का ये अपना एक ओपिनियन है कि जो है जो भी बजट पेश किया जाए वो पब्लिक के हित में जो है पेश किया जाए, क्योंकि जो है पब्लिक बहुत परेशान है बजट को लेकर। घर के बजट को लेकर इतना परेशान है क्योंकि आमदनी बहुत कम हो गई है। पहले की आमदनी में और आपकी आमदनी में आप मानेंगे तो 50% से ज़्यादा हम लोगों का इजाफा हुआ है। हमारा जो व्यापार है 50% डाउन आ गया है। तो अगर गवर्नमेंट हमें राहत देना चाहती है तो हमारा कहना यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके व्यापार के बारे में गवर्नमेंट ध्यान दे, और जिससे हम व्यापारी भी और जितना हमारा एक आम आदमी भी वो उससे खुश हो कि यार गवर्नमेंट ने और हमारी जो सरकार ने हमारा ध्यान रखा है और हम लोगों के हित में जो है ये जो है बजट पेश किया है। नहीं, ये चूँकि जो हमारा बजट आना है, बजट से पूर्व हमने कोशिश की है कि ये बजट आम जनता का बजट हो, हमारी सामान्य जनता का बजट हो। उस बजट में सभी के सुझाव आ जाए, वालों को, हमारे जो है परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघों में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर को, और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जिससे हमारा राज्य जो है 2025 आते आते एक आदर्श राज्य के रूप में बजाना जाए, अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। कि कर्ज लेने वाला
सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये कहकर कि पहली बार स्टेक होल्डर्स से उनकी राय ली गई है। ये समय समय पर हर सरकार करती आई है और शायद कांग्रेस की ही वो पहली सरकार थी जिसने इस तरह से सभी समाज के वर्गों से और समुदायों से फीडबैक लेने का प्रयास किया था और उसी का अनुसरण भाजपा करती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं वित्त मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर इतनी ही जनता की राय की आप लोगों को सुध पड़ी है तो फिर आज महंगाई और बेरोजगारी का यह आलम क्यों है? क्योंकि जनता अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो महंगाई से है, युवा परेशान है, बेरोजगारी से है। तो आपको तो स्वतः पता होना चाहिए कि आखिर सरकार ने किस ओर कदम बढ़ाना है। सरकार से सबसे बड़ी दरकार जनता को यही है, चाहे वो किसी भी वर्ग और किसी भी धर्म के किसी भी जाति के व्यक्ति हों, उनको सबसे बड़ी दरकार यही है कि आप बेरोजगारी कम कर दीजिए और महंगाई कम कर दीजिए। और अब जून के महीने से जीएसटी का जो हमको रिप्लेसमेंट मिलता था 5,000 करोड़ का, वो भी केंद्र सरकार हाथ पीछे खींचने वाली है। तो आमदनी के स्रोत आप कैसे बढ़ाएंगे? क्या उत्तराखंड के युवा को नशे में ही डुबा के रखना चाहते हैं? क्या सिर्फ आबकारी और खनन को ही आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं, या कोई आपके पास विजन है जिससे आप कम से कम कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए जो हर महीने बाजार से कर्ज ले रहे हैं और आप लोगों ने लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज यहाँ उत्तराखंड को कर दिया है, उससे कहीं निजात उत्तराखंड को मिल सके? तो ये सारा विजन लेकर अगर आप चल रहे हैं और जनता से जो राय आपको मिल रही है, आपने ईमेल आईडी की बात करी, आपने एक फ़ोन नंबर की बात करी, आपने शिविर चलाए जाने की बात करी, लेकिन अगर ये सब धरातल पर उतारेंगे तब तो कुछ बात है, लेकिन केवल अगर टोटल पूरा करने के लिए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री करने के लिए या केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। निश्चित रूप से शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा है कि इस बजट में हम राज्य के ऊपर कर्ज नहीं बढ़ने देंगे, विकास को दुगना करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से जिन्होंने 2017 में ये कहा था कि कांग्रेस ने इस राज्य को कर्ज में डुबा दिया है। 45,000 करोड़ का कर्जा है, हम इस कर्ज को कम करेंगे। वर्तमान इस राज्य की स्थिति 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने किए वादों पर काम किया? जब राज्यपाल का अभिभाषण सदन में हो जाता है उसके बाद बजट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं होता। अगले 1 साल में ये सरकार कुछ करने नहीं जा रही है, केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। देखते हैं ये झूठ जनता कब समझेगी। नहीं आंक सकते। मैंने कहा कि हम लोग जिस प्रकार से हमारे ऊपर 74,000 करोड़ का जो कर्ज है वो यदि हम घटा नहीं पाए तो बढ़ाने की स्थिति में भी नहीं हो पाए तो ये भी बड़ी बात है। बजट टेंटेटिव तय किया गया था वो 7। तो उत्तराखंड का बजट जून में पेश होने वाला है और ये बजट कितना आम होगा और कितना खास होगा, जनता को जो उम्मीद है सरकार से वो कितनी पूरी होंगी और जनता की जो उम्मीदें हैं उनको सरकार कैसे पूरी करेगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और मेहमानों से पहले आपका परिचय कर रहे थे संजीव वर्मा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। महेश जोशी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हरीश मैखुरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर ये जानकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। हरीश जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि उत्तराखंड की जो प्रमुख समस्याएं हैं आखिर बीजेपी के लिए वो चुनौती बन के कैसे उभरेंगी, और उत्तराखंड पे जो लगभग 74,000 के आसपास 74,000 करोड़ का कर्ज है उस पर सरकार कैसे काम करेगी, क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब 44,000 करोड़ के आसपास कर्ज था और अब वो कर्ज 74,000 के आसपास 74,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। और अब बजट में जिस तरीके से चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जनता से इस बार राय मांगी गई है, तो जनता को तो वही ज़मीनी मुद्दे होंगे, बिजली, पानी, सड़क, पलायन, रोजगार, गरीबी, ये तमाम मुद्दे होंगे। इससे ऊपर तो जनता सोच ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मुद्दे अगर ही सॉल्व हो जाएं तो उत्तराखंड का भविष्य ही बदल जाएगा। हरीश जी। प्रियव्रत जी, ऐसा है कि उत्तराखंड में जो मूल रूप से अभी काम होने वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह का है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो सकता है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रो करे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो सकता है जो पब्लिक को सुविधा उपलब्ध कराए, फैसिलिटेट करे। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रो कर सकता है, वो है पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर।
पर्यटन को हम जितना बढ़ावा देंगे, हमारे यहाँ 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके अलावा कुमाऊं में भी 2 धाम हैं, जागेश्वर, बागेश्वर। उसके अलावा हमारे पर्यटन स्थल हैं, नैनीताल है, मसूरी है, टिहरी झील बन गया है, उसके अलावा धनोल्टी है, उसके अलावा ग्वालदम है, उसके अलावा चोपता है। अगर हम उसके अलावा बहुत सारे और भी पर्यटन स्थल हैं, कार्तिक स्वामी है, छोटे मंदिर हैं, शैव ट्रैक है, वैष्णव ट्रैक है, बुग्याल है, ताल है, खाल है, क्या नहीं है। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, कम से कम सड़क, बिजली और स्वास्थ्य उन जगह उपलब्ध करा के। और होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है। लोग अपना रोजगार करें, अपने छोटे छोटे होटल बनाएं, अपने घर को ही होटल में कन्वर्ट करें, मतलब अच्छा बनाएं उसको, जिसको हम लोग होम स्टे कह रहे हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो 2 तरह के होना है, एक पब्लिक की सुविधा के लिए, एक उत्तराखंड की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। ये 2 इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर सकते हैं, इस पे काम होना चाहिए मूल रूप से ही। अब महंगाई कम करने के लिए किसी सरकार के पास, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रगण हैं, चाहे वो पक्ष में बैठे हुए मित्रगण हैं, किसी सरकार के पास महंगाई कम करने के लिए जादू की छड़ी नहीं है। सारी की सारी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी बाजार पर बेस्ड है। आप कहां से अपने घर से महंगाई कम करेंगे? उसी तरह से बेरोजगारी मतलब पक्ष में बैठेंगे तो बेरोजगारी हल करने की बात करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे तो बेरोजगारी बढ़ने की बात करेंगे। लेकिन उपाय क्या है? उपाय यह है कि जनसंख्या नियंत्रण हो लंबे समय में, उस पर काम होना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत की हुई मुख्यमंत्री धामी ने, जो पब्लिक से भी पूछ लिया कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, वरना सरकारें ये करती है कि अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत कर देती, पब्लिक को क्या चाहिए वो बाहर चुल्ले में जाए। तो इस बार एक अच्छी शुरुआत हुई है, कम से कम पब्लिक को पूछा तो सही, भाई तुम्हें क्या चाहिए हमारे बजट में, हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या तब पब्लिक में अच्छे सुझाव आ जाए, आने भी चाहिए। उत्तराखंड जो है वो संस्कृति का केंद्र है, संस्कृत महाविद्यालयों का केंद्र है, युगों युगों से है। तब कुछ नहीं था, तब हमारे 4 धाम थे, सतयुग का धाम है बद्रीनाथ। तो उसमें जो है मतलब जो यहाँ की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो यहाँ की इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए, और पब्लिक को सुविधा देने के लिए भी बजट में कुछ न कुछ। पब्लिक को सुविधा यही है कि स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, नजदीक हो, थोड़ा सा घर के पास हो, पलायन ना करना पड़े, हार्ट में स्टंट लगाने के लिए समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान के लिए जनता अभी तक सिर्फ जो भी सरकारें बनी है सिर्फ बाह ही जोत रही है, कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। ये उत्तराखंड की जनता की, अभी कुछ स्थानीय लोगों की जो मुजबानी थी वो मैं सुन रहा था, तो उनकी सिर्फ उम्मीदें यही है कि जो ज़मीनी स्तर की सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाए, तो उत्तराखंड के साथ साथ जनता का भी कल्याण हो जाए। चलिए, संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी संजीव जी, जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार आम जनता का बजट होगा, लेकिन कांग्रेस की अभी एक प्रवक्ता की मैं बाइट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि यह कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था, बीजेपी तो बस कॉपी कर रही है। दीक्षित जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को तो विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो इस करके वो अपोज ही बोलेंगे और हमेशा एक नेगेटिव वातावरण बनाने का वो लोग प्रयास करेंगे। किंतु सच्चाई यह है कि इस बार सरकार जनता के द्वार जाकर तमाम वर्गों से, चाहे युवा हो, मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो और किसान हो, गरीब हो, हर व्यक्ति से उनसे एडवाइस ली गई, उनसे पूछा गया कि जो बजट इस बार पेश होना है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या टैक्सेस में कमी होनी चाहिए, क्या और अधिक स्कूलों की आवश्यकता के ऊपर आप कुछ बोलेंगे या टूरिज्म बोलेंगे। तो जनता के जो एक जो वर्जन आया है, जनता के जो विचार आए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप जो हमारा नया बजट है वो उसी के अनुरूप हम लोग बनाने जा रहे हैं।
और मैं सोचता हूँ वो बजट एक समावेशी बजट होगा और उसमें तमाम बिल्कुल संजीव वर्मा जी, जनता को भी जो उम्मीदें हैं इस बार कुछ काफी है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि जनता का जो बजट होगा वो आम बजट होगा और आम बजट में जनता के जो सुझाव होंगे उनको शामिल किया जाएगा। चर्चा लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जनसंवाद से जनता का इस बार बजट तैयार किया जाएगा और ये हम सीधे चलते हैं। महेश जोशी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? महेश जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है महेश जोशी से इनसे जल्द से जल्द जोड़ने की इन्हें कोशिश की जाए। आम बजट इस बार जो है वो जनता से राय लेकर उत्तराखंड का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और फिलहाल जब बजट की बात होती है तो जनता की उम्मीदें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं और सरकार से जो उम्मीदें होती हैं वो जनता की बढ़ जाती है और जनता के जो मुद्दे होते हैं जनता फिर टिकटिकी लगाए उन मुद्दों पर बैठी रहती है कि कब सरकार बजट पेश करे और फिर उसमें हमारे मुद्दों को रखा जाएगा या नहीं, ये भी बड़ी बात होती है। चलिए, महेश जोशी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस से दावा कर रही है कि आम बजट का जो कॉन्सेप्ट है कांग्रेस लाया है, कांग्रेस लाई थी, तो वो आखिर उसको धरातल पे क्यों नहीं ला पाई? और अब जब बीजेपी इस पर काम करने की कोशिश की रही तो कांग्रेस कह रही कि हमारा तो कॉपीराइट था उस पर। जी महेश जी। हेलो जी महेश जी। जी, क्या है आपका प्रश्न? मैं सुना नहीं सर। कांग्रेस दावा कर रही है कि आम बजट का जो कॉन्सेप्ट था वो कांग्रेस का था। अभी गरिमा दसौनी जी को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ने लाया था कि जनता से राय लेके बजट को पेश किया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी उसको अस्तित्व में ला रही है तो कांग्रेस कह रही कि मेरा तो कॉपीराइट है उस पर। अच्छी बात है अगर इस तरह से ये पहल हो, लेकिन ईमानदारी से पहल होनी चाहिए और जनता की राय तो सर्वप्रथम ली जानी चाहिए। इस तरह से बजट का प्रावधान होना चाहिए, उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए, इसमें जो हर वर्ग के व्यक्ति का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये चीजें तो मूलभूत जो आवश्यकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, उम्मीदें बढ़ जाती है जनता की जब बजट की बात होती है। जनता चाहती है कि हमारे जो जमीनी मुद्दे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड के अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे पहले एक कोट आता है जिसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के ही काम नहीं आती। तो सबसे पहले तो उस पर रोकने की कोशिश की जाए कि उत्तराखंड में सबसे पहले, जी बिल्कुल, उत्तराखंड में सबसे पहले अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा है पलायन का। जी बिल्कुल, ये राज्य निर्माण की जो मूल धारणा थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जी पलायन, इसके ऊपर तो मैं ध्यान देना चाहिए। उसी के अनुसार ये बजट में प्रावधान किए जाने चाहिए। चलिए, संजीव वर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है और इनको जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश की जाए। चलिए महेश जोशी जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे को अगर देखा जाए तो उठाने की कोशिश नहीं कर पा रही है, या अब देखा जाए तो कांग्रेस खुद ही अंतर्कलह का शिकार होती हुई नजर आ रही। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले की बात करें या बाद की बात करें, कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है कि वो जनता के मुद्दे को उठाए। 19 विधायक हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। कोई नेतृत्व इस बार कांग्रेस में लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। जो मूलभूत प्रदेश की आवश्यकता है, जो प्रदेश के मूलभूत मुद्दे थे, कांग्रेस चुनाव में भी उन मुद्दों को लेकर जनता के पास गई है और बखूबी
2017 के बाद में चुनाव हारने के बाद भी लगातार उन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। तो ये कहना बेईमानी है कि कांग्रेस जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है। संजय वर्मा जी। दीक्षित जी, कांग्रेस पार्टी एक की स्थिति में है और एक नेगेटिविटी का इतना जबरदस्त भाव इनके पार्टी के अंदर इस समय उमड़ा हुआ है। पूरा चुनाव इन्होंने नेगेटिविटी के ऊपर लड़ा, जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया और आज जब वर्मा जी आपने तो हिंदू मुसलमान के ऊपर चुनाव लड़ा, जनता के मुद्दे कौन से मुद्दे आपने उठाए? दीक्षित जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने दीक्षित जी, आपने हिंदू मुसलमान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आएंगे आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी लगभग 40 मिनट है चर्चा करने के लिए, आपके पास आएंगे। पहले पक्ष रख लेते हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पर हम लोग विकास के मुद्दे पर जनता के बीच गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। हम जहां डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी, कांग्रेस पार्टी जुम्मे की नमाज की बात कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी चुनाव के अंदर जो भी मुद्दे रखे, इनके पास ना विकास का कोई रोड मैप था, ना विकास के लिए इनके पास कोई प्लानिंग थी, ना विकास का कोई एजेंडा था। और जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया। जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकारने का काम किया। चर्चा जिस मुद्दे पर है उस पर करिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी इतनी जबरदस्त उलझी हुई थी। हरीश रावत जी दूसरे को उजियारू बैल बोल रहे थे। चलिए वर्मा जी लौटेंगे। किसी को शिखंडी कह रहे थे। अब हमको यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि प्रीतम सिंह जी ने शिखंडी किसको कह के संबोधित किया। इस बात का जवाब तो इससे क्या मतलब है बजट का? आप लोग अपना राग लाभ लीजिए या फिर मुद्दे पर बात कर लीजिए। दीक्षित जी देखिए, गलत मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हम तो पूरी तरह से बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए, बजट पे बात करूंगा मैं। चलिए, संजय वर्मा जी और महेश जोशी जी, बजट पे ही चर्चा होगी और इधर उधर आज इस तरीके से बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप इधर उधर ले जाते हैं ये खाली समय बर्बाद होता है, हमारा भी आपका भी। और जनता देख रही हो क्या सोच रही होगी। बजट पे चर्चा ये कांग्रेस पहले आप मेरी बात कर जवाब दीजिए। इधर उधर कौन लेके गया? मैं लेके गया क्या? नहीं, वही तो मैं आप दोनों लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो आप कांग्रेस को बोलिएगा ना। चलिए महेश जोशी, सिर्फ बजट पर मुद्दे पर बात करेंगे। इसके लिए किसी और दिन चर्चा रख लेंगे, ठीक है? फिलहाल एनबी न्यूज़ हिंदी मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, ठीक है? और ना इस पर चर्चा होगी, ठीक है? दीक्षित जी, देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तमाम जनता से उनकी राय ली और जिस भी व्यक्ति ने जो भी उसके अंदर अपना सजेशन दिया, हमने उन सभी को समाहित किया है और एक समावेशी बजट हम लोग इस बार देने जा रहे हैं, जिसमें गृहिणी का किचन का बजट भी ना बिगड़े और जिसमें अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति जिसको हम अंत्योदय का नाम देते हैं, ऐसे व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाए, किसान का ध्यान रखा जाए, युवाओं का ध्यान रखा जाए, मातृशक्ति का ध्यान रखा जाए, तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं में हम कैसे और ज्यादा इजाफा करें, शिक्षा का स्तर हम कैसे बढ़ाएं, टूरिज्म को हम कैसे और ज्यादा उसका डेवलपमेंट करें, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए और हमारी आर्थिकी का कैसे सुधार हो, उत्तराखंड कैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, तो उस दिशा में हम लोग काम करने जा रहे हैं। वर्मा जी, चलिए इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी और जनसंवाद से आखिर जनता का बजट होगा, इसमें क्या कुछ
कड़ियां निकल के आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेहमानों के पास सीधे चलते हैं। संजीव वर्मा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े, महेश जोशी कांग्रेस से हैं और साथ ही हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी, सवाल मेरा यह है कि जनता से संवाद तो आप कर पाएंगे, लेकिन जनता से संवाद तो तभी पॉसिबल है कि जब जनता वहां पर होगी। 2020 की एक रिपोर्ट की बात करें तो 734 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड के जो 100% खाली हो चुके हैं, पलायन हो चुका है 100%, 734, ठीक है। 80 गांव ऐसे हैं जहां से 50% लोग पलायन कर चुके हैं। और पलायन भी क्यों किया है? क्योंकि रोजगार नहीं है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मुहैया करवा पा रही है सरकार। पलायन क्यों किया है? क्योंकि वहां पर शिक्षा व्यवस्था जर्जर अवस्था में है। अब 734 और 80 गांव का हिसाब दे दीजिए मुझे। दीक्षित जी, देखिए आपने जो पलायन की बात करी, तो मैं पलायन के ऊपर मेरा वर्जन ये है कि पलायन दो तरह का होता है। एक पलायन होता है विकासवादी पलायन, जो मैं सोचता हूँ केवल उत्तराखंड से नहीं बल्कि नेशन वाइड होता है, और हर प्रदेश से, हर जिले से, जहाँ पर आदमी कुछ और बेहतर और अधिक बेहतरी के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पूरे गांव खाली हो जाएंगे बेहतरी के लिए। सर बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। एक तो विकासवादी पलायन हुआ, दूसरा पलायन ये हुआ कि जैसे आपने सुविधाओं की बात करी, तो आज जो वातावरण कल था वो आज नहीं है। हर गांव तक सड़कों का एक जाल हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। जो डिस्पेंसरीज, जो चिकित्सालय पिछली कांग्रेस की सरकारों में जहां पर डॉक्टर और फिजिशियन भी उपलब्ध नहीं हुआ थे, आज उन चिकित्सालयों में डॉक्टर्स हैं। सर मैं कुछ ज्यादा पुरानी नहीं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। 2000 में राज्य का निर्माण हुआ, 2002 में पहला चुनाव हुआ, और ये 2020 का आंकड़ा मैंने बताया है 734 गांव का और 80 गांव का। हेलो दीक्षित जी, देखिए मैंने, चलिए संजीव वर्मा जी, इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे और जरा सोच के भी रखिएगा। चलिए जनसंवाद से जनता के बजट पर चर्चा पर वापस आएंगे। और संजीव वर्मा जी, संजीव जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी आ रही है। सर मैंने आपसे एक सवाल किया था जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के संबोधन से पहले। जी बताइए संजीव वर्मा जी, जवाब दीक्षित जी आप बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आई थी अभी। संजीव वर्मा जी, मैंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के संबोधन पर जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था कि आखिर ये जो 734 गांव खाली हो गए हैं, 80 गांव 50% खाली हो गए हैं, अगर केंद्रीय श्रम आयोग की बात की जाए तो लगभग उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है वो 14.2% तक पहुंच चुकी है। सर आखिर इनका हिसाब कौन देगा? दीक्षित जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी प्रवासी उत्तराखंडी जो विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं, विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत हैं और एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छे जॉब्स पर हैं, उन सभी का आह्वान किया कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आए और अपनी प्रतिभाओं का आप लोग उत्तराखंड के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड को बहुत बेनिफिट मिलेगा, उत्तराखंड की आर्थिक सुधरेगी और जिस प्रकार से बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस उनको मिला है और बहुत बड़ा वर्ग रिवर्स पलायन के लिए तैयार हुआ है। मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में ये काम करने वाला है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो लगभग खाली पड़े हैं, उन जगहों पर प्राइवेट स्कूल्स आए
और जो हमारी सोलर की एक पूरा का पूरा एक जाल बिछे वहां पर, सोलर एनर्जी का एक हब बने, हम लोग बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने और साथ ही हम लोग एक सरप्लस पावर सप्लाई वाला एक ऐसा स्टेट बने ताकि हम अपनी बिजली की आपूर्ति अपने लिए तो ये जवाब नहीं हुआ संजीव वर्मा जी, 1 to 1 जवाब नहीं देते आप बातों को ज्यादा घुमा देते हैं। चलिए महेश जोशी जी, लौटेंगे संजीव वर्मा जी आपके पास। लौटेंगे संजीव वर्मा जी को बेचकर अपने स्टेट के लिए और अधिक एक आय का साधन के रूप में भी उसका इस्तेमाल करें। चलिए संजीव वर्मा जी लौटेंगे। महेश जोशी जी, महेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजीव वर्मा जी कहे थे पलायन को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पलायन के ये कह रहे कि विकास के अच्छे के लिए पलायन होता है। ये उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ तो पलायन सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। इसके अंदर जोशी जी 2002 से 7 तक सबसे पहली जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। आप बताइए आप लोगों ने पलायन के ऊपर कौन सा काम किया? 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी। आप बताइए आपने कौन सा काम किया पलायन के लिए? केवल शोर केवल पलायन के नाम पर शोर मचाने से कुछ नहीं होता। केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आप ये बताइए कि आपने कौन सा काम किया पलायन के ऊपर? पलायन को रोकने के लिए आपने कौन सा काम किया? आपके पास कौन सी प्लानिंग थे बताइए, आप बताइए ना। जी सुनिए, इससे कुछ नहीं होगा। आज देखो बेरोजगारी दर कितना है, 27% पर। राजस्थान से आधी है, राजस्थान में 28.4 है, राजस्थान में 28.4 है, राजस्थान में 28.4 है। याद रखिएगा राजस्थान कौन है इसका जिम्मेदार? खाली आप वाहवाही करते इससे बच नहीं सकते हुए, समझ गए आप? वाहवाही का काम करेंगे तो वाहवाही होगी ना मेरे भाई। वाहवाही वाले काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही होती है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज नई रेल परियोजनाएं उत्तराखंड के अंदर बन रही है, नए रोपवेज बन रहे हैं। कौन सी वाहवाही का काम जरा मुझे आप बता दीजिए। 150 जल स्रोत सूख गए और 500 सूखने की कगार पे हैं। ये वाहवाही का काम है क्या? 734 गांव पूरी तरीके से खंडर हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। वाहवाही का काम है क्या? 80 गांव जो है 80 गांव 50% खाली हो जाते हैं। वाहवाही का काम है क्या? महिलाओं का 14.2% बेरोजगारी दर पहुंच जाती है। वाहवाही का काम है क्या? जोशी जी 5 साल आपकी सरकार रही 2012 से 17 तक। आप बताइए आपने पलायन के लिए अरे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए संजीव वर्मा जी, उन पर बाद में चलेंगे। पहले जो चीजें मैंने पूछी हैं उनका जवाब दे दीजिए। ये वाहवाही काम है क्या? 150 पानी के स्रोत सूख गए हैं और 500 के आसपास सूखने के कगार पे हैं। ये वाहवाही का काम है? और भारतीय जनता पार्टी के विकास बताइए जरा। विकास मैंने बताया, इसमें से कुछ हमारे ये आंकड़े मैंने पेश किए, इसमें से कुछ 1% भी झूठ है क्या? 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के। चलिए इन दोनों लोगों की आवाज को जरा डाउन कर दिया जाए। चलिए ये मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। हरीश मैकुरी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर देखिए, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते और जनता से ही बजट के लिए राय लेंगे। राय शुमारी जनता से ही करेंगे और जनता के बजट के लिए जनता की ही बात नहीं सुनना चाहते। फिर जनता इन लोगों की बात कैसे सुन ले? बड़ा सवाल पैदा होता है ना। प्रियव्रत जी, यहाँ पर हमारे पक्ष और विपक्ष के दोनों मित्र बैठे हैं। विपक्ष के मित्र ने भी अभी तक कोई ऐसा सुझाव दिया नहीं है जिसको कि बजट में सम्मिलित करें। आप दूसरे की कमी गिनाएंगे, अपनी को अलग सफेद बताएंगे, वो दूसरे की कमी आपकी कमी गिनाएंगे, अपनी को अलग सफेद बताएंगे। इससे काम चलने वाला। उत्तराखंड में घर घर नल तो पहुंच गया, अब घर घर सड़क पहुंचनी चाहिए। पहला प्लान बजट में ये है। बजट में ये हो कि बिजली हर घर पे पहुंचे। बजट में ये हो कि हर घर में आज कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। बजट में ये हो कि हर गांव में कम से कम और कुछ नहीं तो एक हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बैठे। हमारे आयुर्वेदिक करके लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो अगर रोजगार देने की मंशा है तो हर गांव में एक आयुर्वेदिक केंद्र तो खोलो कम से कम। हम तो हिमालय है, जड़ी बूटी के प्रदेश हैं, जड़ी बूटी को बढ़ावा देना भी चाहते हैं, तो कहाँ से देंगे अगर आप आयुर्वेदिक केंद्र ही नहीं खोलेंगे तो?
उसी तरह से हम संस्कृति के केंद्र हैं। उत्तराखंड में जितने संस्कृत महाविद्यालय हैं, जितने संस्कृत विद्यालय हैं, सरकार सारे टेकअप करे और उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। उसी तरह से जो हमारे चार धाम है, जो हमारे जागेश्वर है, बागेश्वर है, नैनीताल है, नैना देवी का मंदिर है, तमाम चीजों को सरकार फैसिलिटेट करे, वहाँ बेसिक सुविधाएं विकसित करे ताकि पर्यटन बढ़े। विद्युत की परियोजनाओं पे जो हो हल्ला पर्यावरणविदों ने मचा रखा है, टिहरी बनाएंगे तो खराब हो जाएगा, श्रीनगर बनाएंगे तो खराब हो जाएगा, जेपी बनाएंगे तो खराब हो जाएगा, वो सब बेनकाब हो सका। अच्छा खासा परियोजनाएं बिजली दे रही हैं, अच्छी खासी सरोवर बने हुए हैं, पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं, श्रीनगर की परियोजना अच्छी चल रही है, टिहरी की अच्छी चल रही है, और भी बढ़नी चाहिए परियोजनाएं ताकि हम सरप्लस बिजली देने वाले राज्य बन सके। नहीं, इन पर बात करना कौन चाहता है? ये तो आप अपने ही मुद्दों से नहीं उलझ पा रहे हैं। तो आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है, तो आप ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कब बैठेंगे? वो डेट भी तय हो जाए। आप सिर्फ एक सत्र करेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उत्तराखंड के 8 पर्वतीय जिलों में एक भी औद्योगिक इकाई नहीं है। कुछ तो उद्योग लगाइए, आप और कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का काम केवल और केवल झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और संजय वर्मा जी भ्रमित करना रह गया है। संजय वर्मा जी, सबसे पहले ये तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश मैखुरी जी थे जो आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन इस पर मेरे भी कुछ सवाल बनते हैं जो मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा। ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस जाते हैं। संजीव वर्मा जी, तो सवाल मेरे अभी भी रह गए कुछ जी। वर्मा जी, सवाल मेरे अभी भी कुछ रह गए हैं, 1 to 1 जवाब दे दीजिए थोड़े से। जी बताइए सर। 734 गांव जो बिल्कुल पूरी तरीके से खंडर हो गए हैं, पलायन हो गया पूरी तरीके से, 100%। 80 गांव 50% पलायन करके जा चुके हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, केंद्रीय श्रम आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जाता है कि 14.2% बेरोजगारी बढ़ गई है उत्तराखंड में। सर एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं महेश जोशी जी के पास जाऊंगा और उनसे समझूंगा कि आखिर कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उनमें ये चीजें क्यों नहीं की गई, इन पर काम क्यों नहीं किया गया। छोटा सा जवाब। देखिए आपने जैसे कि कुछ गांवों का जिक्र किया, तो मैंने पहले भी कहा ये विकासवादी पलायन है। लोग फॉर बेटरमेंट के लिए अपने गांव छोड़कर बड़े शहरों में और देहरादून में और अन्य शहरों में, उत्तराखंड के ही अन्य शहरों में रोजगार के लिए गए हैं और अपने बेटरमेंट के लिए ये यदि कहीं जाया जाता है तो मैं सोचता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। और जिस प्रकार से आपने रोजगार की बात करी तो सरकार जैविक फार्मिंग हुआ, होम स्टे हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, टूरिज्म हुआ, इन सब के ऊपर काम कर रही है ताकि अपने युवाओं को और अधिक हम लोग रोजगार दे पाए। और जिस तरह से मेरे भाई केवल और केवल एक आरोप के लिए राजनीति करते हैं, उनके पास न कोई एजेंडा है, न कोई विजन है, न कोई वर्जन है, और झूठ बोलना केवल उनका एक आदत सी बन गई है कांग्रेस पार्टी के लिए। उनको कभी तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी आना चाहिए। और जिस तरह से नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, रोपवेज जिनने हमारे संजय वर्मा जी मेडिकल कॉलेज तो बन गए हैं, लेकिन जिससे रोजगार के और अधिक साधन का सृजन होगा और नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, एजुकेशन हब के रूप में हम उत्तराखंड को विकसित कर रहे हैं। पहाड़ों में ग्रोथ सेंटर्स की एक नए ग्रोथ सेंटर्स बन रहे हैं ताकि वहां के जो किसान हैं उनको अपनी उपज का एक बेहतर मूल्य मिल सके। सरकार हर क्षेत्र में, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, मैंने कहा ना, हर क्षेत्र में
और हर व्यक्ति के सर, हित का पूरा ध्यान रख स्वास्थ्य रही है सुविधाओं पर तो आप पूरी तरीके से काम करते हैं संजय वर्मा जी। वर्मा जी, आपकी एक तो गलत बात यह है कि आप बोलते हैं तो नॉनस्टॉप करते राजधानी मेल की तरह बोलते चले जाते हैं। रखा जाएगा, आप रुकते नहीं है, एंकर की बात नहीं सुनते। सर, आप स्वास्थ्य सुविधाओं पर तो बात करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है ना कि 2735 पदों में से लगभग 1072 पद अभी भी खाली हैं। अगर बात कर ली जाए चिकित्सा अधिकारियों के, सर कब भरे जाएंगे? कब जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होगा? देखिए कल एक दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा है जो हमारे संविदा के कर्मी है हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य के, तो उनके जो 600 पद हैं उनको बहुत ही जल्दी नियमित करने का हम लोग काम कर रहे हैं और नए नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। हमने उनमें तमाम जितनी भी सुविधाएं जो एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधाएं होती है, MRI की हुई, ऑपरेशन थिएटर्स की हुई और जो भी मैं समझता हूँ कि संजय वर्मा जी, मैं समझता हूँ कि जल्द ही इन पर काम कर लेना चाहिए, फिर नहीं तो फिर 2020 की तरह फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, जब वो 2 अगस्त में बीमार पड़े थे 2020 में। चलिए एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि उत्तराखंड में आज की तारीख की बात कर लें, आज 26 मई की बात कर लें तो लगभग 4,69,907 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। 4,59,000 और माफ कीजिएगा 69,907 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। देखिए जी, सरकार के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी दोनों सेक्टर्स में रोजगार देने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और अभी उम्मीद भी है कि सरकार इस पर जरा ध्यान भी दे, और क्योंकि बेरोजगारी जो है वो अहम मुद्दा रहा है उत्तराखंड के लिए, पर्यटन में विकास के साथ साथ बेरोजगारी पर भी आपको काम करना चाहिए। संजय वर्मा जी, पहले ही जो हमारा रोजगार कार्यालय है उसके द्वारा विभिन्न जो हमारी फैक्ट्रीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको आमंत्रित किया गया था कि आप जो हमारे युवा हैं, स्थानीय युवा हैं, उनको रोजगार दें, स्थानीय युवाओं को अपने जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर समायोजित करें। और वर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार इस बार बजट में जरूर युवाओं के लिए एक पिटारा खोलेगी और उसमें से रोजगार नाम की कोई चिड़िया निकलेगी। चलिए उम्मीद है बहुत जल्दी बजट पेश होगा जून में, और मुझे लगता है कि रोजगार पर इस बार जरूर फोकस किया जाएगा। एक कमेंट में लेना चाहूंगा जाते जाते महेश जोशी जी से। महेश जी, एक कमेंट जी। महेश जी सर, इसी पर मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। हेलो जी महेश जी सर, इसी पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा, अगर आपने पूरी चर्चा को सुना होगा। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, और हल करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। नहीं, पहल तो सरकार को ही करनी है। सबसे पहले यही है कि रिवर्स प्लान की हम बात करते हैं, सरकार सबसे पहले गैरसैंण स्टार्ट करे। जैसे हमने घोषणा कर दी अब ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो बैठना शुरू कब से करेगी? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, जबकि दो बार कांग्रेस की सरकारें रही, और केवल उसके ऊपर मात्र बयानबाजी से आगे एक कदम भी ये लोग आगे उसके किसके नहीं। चलिए वर्मा जी चलिए, फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बात की जाए, जनसंवाद से जनता का बजट तो तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं जनता के लिए, आखिर उन पर बात कैसे किया जाएगा। इसके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सरकार के लिए चुनौतियां यह भी बढ़ जाती हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं वो तो जमीनी स्तर की समस्याएं हो गई। बिजली, पानी, सड़क और साथ ही पलायन, उत्तराखंड की बात कर ले, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम समस्याएं हैं जनता की। इस पर सरकार को बजट बनाते समय, वित्त मंत्री को बजट बनाते समय ये चीजें जरूर ध्यान में लानी चाहिए। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।
है।